नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन चौधरी स्टडी IQ फॉरएवर में आप सबों का एक बार फिर जोरदार स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग संविधान की एक अगली कड़ी में जो आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, मौलिक अधिकार जो फंडामेंटल राइट है उस पे हम लोग चर्चा करेंगे और उसके बारे में उसके कुछ मूलभूत आधार को जानेंगे, उसके जो मुख्य जो बिंदु हैं उनको समझेंगे और मौलिक अधिकार आखिर क्या है उसके बारे में बहुत ही डिटेल में हम लोग उसको समझेंगे, जिससे आपका एक एक समस्याओं का समाधान हो जाए मौलिक अधिकार से रिलेटेड। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे हम लोग जो चर्चा करेंगे, मौलिक अधिकार क्या है, मौलिक अधिकार का इतिहास क्या है, मौलिक अधिकारों का विभाजन, महत्वपूर्ण संविधान संशोधन और मौलिक अधिकार से संबंधित अनुच्छेद पे हम लोग चर्चा करेंगे। कुल मिलाकर के हम लोग यहाँ पे 5 टॉपिक पे हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे और इस 5 टॉपिक को ही आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर इस चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको आप सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको और वीडियो मिल सके जो आपके एग्जाम्स के प्रिपरेशन के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होंगे। तो अगले सेगमेंट में हम लोग बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, पहले हमको एक बात समझनी होगी कि जो मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स जिसको बोलते हैं, हमारे संविधान में इसका क्या महत्व है, हमारे देश में उसके क्या वैल्यू है और ये आखिर है क्या, इसका जो एक मुख्य बातें हैं, आपकी इसका जो की पॉइंट है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। तभी आप इस बात को समझ पाएंगे आखिर मौलिक अधिकारों की ज़रूरत क्या थी और मौलिक अधिकार किस तरह से काम करती है और इसके क्या क्या प्रावधान है और क्यों इसकी ज़रूरत है। दोस्तों, हम लोग देखेंगे कि पहले देखिए कि हमारा जो संविधान है उसके भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का विवरण है। इस संबंध में संविधान निर्माता जो है आपको अमेरिकी संविधान से जो है प्रभावित रहे हैं, इस बात को ध्यान दीजिएगा। और भारत के जो संविधान के जो भाग 3 है उसको भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। समझ रहे हैं कितनी बड़ी बात है, उसको मतलब उसको मैग्ना कार्टा की संज्ञा दिया गया, जो सर्वथा उचित भी है। अब हम समझते हैं कि आखिर मौलिक अधिकार क्या होता है, मूल अधिकारों का मतलब क्या होता है, इसका मतलब इसकी परिभाषा अगर दी जाए तो इसकी परिभाषा क्या दे सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि भारत के नागरिकों को संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार जो है को मौलिक अधिकार कहते हैं। सीधे सीधे अगर कहे तो भारत के नागरिकों को जो संविधान द्वारा जो प्रदत्त अधिकार दिए गए हैं उसको मौलिक अधिकार कहते हैं, जिसमें देखेंगे कि भारत के नागरिकों को राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, बौद्धिक विकास के लिए संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों का मौलिक अधिकार कहते हैं। एक सिंपल परिभाषा हो गई, लेकिन एक गुड बात समझना होगा कि इसका तात्पर्य क्या है। तो इसका तात्पर्य है, मौलिक अधिकारों का तात्पर्य जो है राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्शों की उन्नति से है। ये अधिकार देश में व्यवस्था बनाए रखने एवं राज्य के कठोर नियमों के खिलाफ, ध्यान दीजिएगा कि ये अधिकार जो है देश में व्यवस्था मेंटेन रखने के लिए, व्यवस्था बनाए रखने के लिए और राज्य के कठोर नियमों के खिलाफ नागरिकों की आज़ादी की सुरक्षा करता है। आई बात समझ में? ये विधानमंडल के कानून के नियमन पर तानाशाही के मर्यादित करते हैं। अगर संक्षेप में कहे तो इन प्रावधानों का उद्देश्य जो है कानून की सरकार बनाना है, न कि व्यक्ति की। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि अगर इस बात को अगर कुल मिलाकर कहा जाए तो इन प्रावधानों का जो उद्देश्य है, मूल अधिकारों का जो उद्देश्य, अंतिम उद्देश्य जो है कानून की सरकार बनाना है, कि न कि कोई व्यक्ति की, मतलब व्यक्ति मतलब कोई तानाशाही की, ठीक है। इसीलिए मूल अधिकार को आप देखेंगे तो यह नाम इसलिए मूल अधिकार दिया गया क्योंकि इन्हें संविधान द्वारा गारंटी और सुरक्षा दी गई है, जो राष्ट्र के कानून का मूल सिद्धांत है। और ये मूल इसलिए भी है क्योंकि ये व्यक्ति के चहुमुखी विकास, जैसे मैंने ऊपर बताया आपको, भौतिक, बौद्धिक, नैतिक और आध्यात्मिक के लिए आवश्यक है, ठीक है। अब हमको समझना होगा कि कोई भी जब कानून बनती है, कोई भी एक जब है, तो आखिर वैल्यूबल कैसे रहेगा। देखिए, वैल्यूबल तभी रह सकता है जब उसके लिए कोई इसके गार्जियन हो, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि मौलिक अधिकार जो है, मौलिक अधिकार आपको प्रदान कौन करता है, आपको मौलिक अधिकार देता कौन है, तो भारत का जो संविधान है ये आपको मौलिक अधिकार देता है, ठीक है।
दूसरा है मौलिक अधिकारों के संरक्षण का उत्तरदायित्व किसके पास में है, कि कोई भी कानून तब तक बेईमानी रह सकती है, तब तक बिना उसका औचित्य रह सकता है, जब तक उसके कोई गार्जियन उसके संरक्षण करता ना हो, उसके कोई उत्तरदायित्व लेने वाला कोई रिस्पॉन्सिबल ना हो, तब तक वो कानून बेईमानी है। इसीलिए जो देखेंगे मौलिक अधिकार को जो संरक्षण का जो उत्तरदायित्व है ये आपको सर्वोच्च न्यायालय को, मौलिक अधिकारों के संरक्षण का उत्तरदायित्व जो है सर्वोच्च न्यायालय को, किसको है, सर्वोच्च न्यायालय को। कई बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए इस पॉइंट को जो है, इन बिंदुओं को बहुत अच्छी तरीके से देखेंगे। जो मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ कि मौलिक अधिकारों का जो संरक्षण का उत्तरदायित्व जो है किसके पास होता है, सर्वोच्च न्यायालय के पास में। किसके पास, सर्वोच्च न्यायालय के पास में। दूसरा, भारत के मौलिक अधिकार जो है कहाँ से प्रेरित है, हम लोगों ने किससे, मैंने पहले ही बताया आपको कि हम लोगों ने भारत का जो मौलिक अधिकार है उसको हम लोगों ने अमेरिका से लिया है ना। अमेरिका में जो है आप देखेंगे, अगर मौलिक अधिकारों की हिस्ट्री को आप देखेंगे तो ब्रिटेन, अमेरिका, वहाँ से आपको, वहाँ से स्टोरी चालू होती है आपको फंडामेंटल राइट्स की, है ना। तो हम लोगों ने जो प्रेरित है, हम लोग जो इंस्पायर्ड है मौलिक अधिकार के लिए, फंडामेंटल राइट के लिए, आपको अमेरिका से है। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों कि मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो मौलिक अधिकारों की जो संख्या है उसके संबंध में बात की जाए तो मौलिक अधिकारों की संख्या देखेंगे, जब हमारा संविधान बना था उस समय मौलिक अधिकारों की जो लागू हुई, जब मूल अधिकार जब 26 जनवरी 1950 को, उस समय मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी, 7 थी। लेकिन हम लोगों ने वर्तमान में उसमें जो है आपको अभी 6 ही है मौलिक अधिकार, और हम लोगों ने 44वां संविधान संशोधन, कितना, 44वां संविधान संशोधन 1978 जो है उसे संपत्ति का एक अधिकार जो था मौलिक अधिकार में जो शामिल था, तभी मिलाकर के जो आपको 7 मौलिक अधिकार थे उसमें से हम लोगों ने जो है 44वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो है 1978 में जो है संपत्ति का अधिकार को हटा दिया, और वर्तमान में हमारे पास कितने मौलिक अधिकार है, 6। कितने हैं, 6, मतलब 6। अब कौन कौन से मौलिक अधिकार है, तो यहाँ मैं आपको 7 प्रकार के मौलिक अधिकार के बारे में बता रहा हूँ। लेकिन एक बात यहाँ ध्यान रखेंगे कि 44वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है उसके तहत जो है आपको संपत्ति का अधिकार जो मौलिक अधिकार था उसको हटा लिया गया, तो हमारे पास 6 मौलिक अधिकार हैं। तो उसमें से कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं, तो पहला है समानता, 14 से 18, याद रखेंगे इस अनुच्छेद को और इस नियम को। समानता जो है अनुच्छेद 14 से 18। दूसरा है स्वतंत्रता, 19 से 22। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, 23 से 24। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता, 25 से 28। पांचवा है सांस्कृतिक शिक्षा, 29 से 30। और छठा जो है यहाँ पे जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो अपने आप में खुद मौलिक अधिकार है, ये 32 है। ठीक है, तो इस तरीके से करके हम लोगों के पास में 6 मूल अधिकार हैं। तो देखिए दोस्तों, हम लोग कुछ बैकडोर में चले जाते हैं और कुछ उसके इतिहास को जानने का, समझने की कोशिश करते हैं, तो हमें और मज़ा आएगा कि मौलिक अधिकार का जो हिस्ट्री है, कि मौलिक अधिकार कहाँ से आया, इसकी चर्चा सबसे पहले कहाँ हुई और कैसे कैसे इसका डेवलपमेंट हुआ है। तो अगर उसको तो देखिए, मौलिक अधिकारों की मांग जो विश्व में जो है सबसे पहले कब, जब, कहाँ कहाँ हुई है। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि अधिकार पत्र, बिल ऑफ राइट्स जिसको बोलते हैं, मैग्ना कार्टा, ब्रिटेन में मूल अधिकार का विकास सबसे पहले ब्रिटेन में हुआ, और यह मूल अधिकार का संबंधित जो है प्रथम लिखित दस्तावेज ब्रिटेन के सम्राट जॉन द्वारा हस्ताक्षरित अधिकार पत्र है। उसके बाद में आप देखेंगे मौलिक अधिकार की चर्चा जो है 1789 की जो फ्रांसीसी क्रांति बहुत ही महत्वपूर्ण क्रांति थी, जिसने दुनिया को एक नई दिशा दी, भाईचारा, बंधुत्व, समानता की बातें उसने बताई, और उसमें जो बीज है, उसमें जो बातें हैं, वही मेन मौलिक अधिकार की बातें थी जो उसमें छुपी हुई थी। तो इसलिए फ्रांस की क्रांति 1789 क्रांति वास्तव में बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंट क्रांति थी। अगर आप वर्ल्ड हिस्ट्री जब हम लोग चर्चा करेंगे तो उस पर इसके बारे में जरूर चर्चा करेंगे। तो उसमें देखेंगे हम लोग उसकी फ्रांस की क्रांति में 1789 में जो हुई थी, उसमें मानव और नागरिकों के अधिकार के घोषणा पत्र, ठीक है, फ्रांस में मौलिक अधिकारों के मैंने बताया आपको कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। ठीक है, इसमें जो आपको देखेंगे फ्रांसीसी क्रांति का जो नारा था, ठीक है, जो स्लोगन जो था, आपको यही था कि
स्वतंत्रता, समता और बंधुता, बहुत ही इंपॉर्टेंट। और इसने दुनिया को एक दिशा दिया इस बात ने, और लोगों को अधिकार के लिए लड़ने के लिए इसने बहुत बड़ी मतलब भूमिका निभाई। तो आप देखेंगे कि लुई 16वें के शासनकाल में जो है आपको फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। इसके परिणाम क्या हुए? तो फ्रांस की जनता अपने मूल अधिकारों के प्रति सजग थी, तो लुई 16वां को मौलिक अधिकार को उल्लंघन करने के कारण फांसी पे चढ़ा दिया गया। ठीक है, तो यहाँ से फिर मूल अधिकार की चर्चा होती है आपको 1789 फ्रांसीसी क्रांति में। फिर उसके बाद आप देखेंगे 1791 में, है ना, 1791 में आप देखेंगे कि अधिकार पत्र, बिल ऑफ राइट्स, अमेरिका, है ना। आप देखेंगे कि अमेरिका में जब ब्रिटेन की उपनिवेश था, और ब्रिटेन से 1776 में जब अमेरिका की आज़ादी होती है, ठीक है, काफ़ी संघर्ष के बाद में ब्रिटेन से जब अमेरिका आज़ाद होता है तो अपने आप को एक स्टेटस देता है, और वहाँ बात होती है मेन रूप से जो है, मुख्य रूप से जो है, मौलिक अधिकार को संविधान में शामिल किया जाए। सब अब देखिए, अब मौलिक अधिकार मेन रूप में अब आ गई। अब इसकी चर्चा अब की जा रही है कि मौलिक अधिकार को जो है संविधान में शामिल किया गया है, और विश्व में सबसे पहले मौलिक अधिकार को जो है संविधान में शामिल करने वाला देश जो है अमेरिका है। याद रखिएगा, विश्व में सबसे पहले मौलिक अधिकारों को संविधान में शामिल करने वाला जो देश है अमेरिका है। बाकी लोगों ने तो सिर्फ सोचा था, कुछ उपाय बताए थे, कुछ बीज दिए थे, कुछ आइडियाज़ दिए थे, लेकिन अमेरिका जो है सबसे पहला जो देश अमेरिका है। जब अमेरिका 1776 में आज़ाद होता है तो मौलिक अधिकार को जो है संविधान में जगह देता है। और यहीं पे एक बहुत बड़ी बात अमेरिका में होती है, सिविल वार छिड़ती है कि काले और गोरे के बीच में जो लोग जो मतभेद होते हैं कि उनको ज़्यादा अधिकार मिला, हमें कम अधिकार मिला, तो इसको लेकर के अमेरिका में सिविल वार भी होती है, फिर उसमें सुधार भी होती है। और इसके फिर हम देखेंगे अमेरिकी क्रांति में, तो यहाँ देख लिया आप लोगों ने कि अमेरिका जो है विश्व का सबसे पहला मौलिक अधिकार को संविधान में शामिल करने वाला देश है। तो इसीलिए भारत का जो मौलिक अधिकार है अमेरिका से प्रेरित है। किससे प्रेरित है? अमेरिका से। इस बात को हमेशा याद रखेंगे, एग्जामिनेशंस में कभी पूछे जाएंगे तो आप इसके जवाब सही सही देंगे। अब देखिए, भारत में अब जो मौलिक अधिकार के बारे में जो चर्चा होगी कि मौलिक अधिकार भारत में कैसे उसकी मांग हुई, किन लोगों ने उसके बारे में डिमांड किए, और वो आपको जब हमारे देश पे जब ब्रिटिश शासन था तब से ही मतलब कि हम लोगों ने मौलिक अधिकार के सजगता से लिया, और हम लोग मौलिक अधिकार की मांग को उठाते रहे, किसी न किसी माध्यम से उठाते रहे। तो यहाँ देखेंगे कि हम लोग मौलिक अधिकार के बारे में हम लोगों ने कब से शुरुआत किया, कहाँ कहाँ से हम लोग की लड़ाई हुई, और कहाँ कहाँ से हम लोगों ने उसको उठाया। तो आप देखेंगे 1895 में जो है संविधान विधेयक 1895 में संविधान विधेयक जो है सबसे पहले मौलिक अधिकारों की मांग की गई। किसके नेतृत्व में? एनी बेसेंट, जो आयरिश महिला थी, जिन्होंने आपको जो है मौलिक आयरिश एनी बेसेंट जो है जिन्होंने होम रूल आंदोलन चलाया था, उनके द्वारा जो है आयरिश महिला के द्वारा, एनी बेसेंट के द्वारा जो है सबसे पहले संविधान में मौलिक अधिकारों की मांग की गई। और उन्हें मांग क्या किया था? संपत्ति का मौलिक अधिकार। ठीक है, फिर उसके बाद में देखेंगे आप 1925 में कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बिल, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल, जिसका नेतृत्व एनी बेसेंट ने किया था, वही एनी बेसेंट ने, उन्होंने फिर उसके बाद में उन्होंने उसमें फिर जो है मांग को दोहराया, रखा। फिर देखेंगे आप नेहरू रिपोर्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट जो है, जब हम लोगों ने साइमन कमीशन को यहाँ से जब साइमन गो बैक का जब नारा दिया तो उन लोगों ने चैलेंज किया कि भाई अगर आप इतने जानकार हैं तो आप लोग अपने लिए एक्ट क्यों नहीं बना लेते, अपने लिए संविधान क्यों नहीं बना लेते हैं कि आप लोग जो संविधान बना सकते हैं, है ना। तो उनके चैलेंज को स्वीकार करते हुए हम लोगों ने जो है 1928 में जो है मोतीलाल की अध्यक्षता में जो है, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में जो है आपको देखेंगे आपको नेहरू कमीशन बनती है, नेहरू बनती है कमीशन, और नेहरू कमीशन अपनी रिपोर्ट देती है ना। तो नेहरू कमीशन जो थी इसके अध्यक्ष कौन थे? तो मोतीलाल नेहरू, ठीक है। सचिव थे जवाहरलाल नेहरू। और अब मांग इनकी क्या थी? तो औपनिवेशिक राज्य स्वराज का जो है औपनिवेशिक स्वराज में इसकी मांग थी। और भारत का प्रथम संवैधानिक मसौदा था, यानी कि ब्लूप्रिंट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्लूप्रिंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस, उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। और नेहरू रिपोर्ट में इसके बारे में फिर कुछ चर्चाएं हुई मौलिक अधिकार के बारे में। उसके बाद में देखेंगे कि जो गोलमेज सम्मेलन होता है, 3 गोलमेज सम्मेलन हुई है, 30, 31, 32। तो आपको जो गोलमेज सम्मेलन हुई थी, उस गोलमेज सम्मेलन में जो है जिसका नेतृत्व द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का, याद रखिएगा, इकलौता गोलमेज सम्मेलन है जिसमें जो है महात्मा गांधी ने उसका नेतृत्व किया था, है ना। बाकी दोनों में से किसी में महात्मा गांधी
नहीं गए थे। तो हम तीनों में से सिर्फ 2 में गए थे, 1 में गए थे, जो आपको 1931 वाला में गए थे, ठीक है, इसलिए इसको ध्यान दीजिएगा। और एक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि एग्जामिनेशन में कई बार क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि जो है भीमराव अंबेडकर साहब जो है आपको तीनों गोलमेज सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया है, लेकिन महात्मा गांधी सिर्फ एक 1931 का जो गोलमेज सम्मेलन था उसमें इन्होंने भाग लिया था। उसमें भी जो है मूल अधिकार के बारे में थोड़ी सी चर्चाएं हुई थी। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा मूल अधिकार इतिहास देखा कि भारत में उसकी मांग कैसे कैसे हुई, उसका विश्व में मूल अधिकार की चर्चा कहाँ कहाँ से आई। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। भाई हम लोग देखते हैं कि मौलिक अधिकारों का विभाजन, है ना, डिवाइडेशन ऑफ मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। सामान्यतः मौलिक अधिकार राज्यों के कृत्यों के विरुद्ध एक गारंटी है। मैंने बताया था इससे पहले जब चर्चा किया था तो बताया था कि जो मौलिक अधिकार जो है राज्य के कृत्यों के विरुद्ध एक गारंटी है, किंतु कुछ मौलिक अधिकार व्यक्तियों के विरुद्ध भी प्रदान किए गए हैं। ठीक है, इसको समझना बहुत जरूरी है। मतलब मौलिक अधिकार तो पहला बात कि एक राज्य को एक मतलब राज्य कुछ ऐसा कानून न बना दे, कुछ ऐसा ना हो जाए, कुछ की मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो जाए, तो उसके विरुद्ध एक आपको गारंटी देती है मौलिक अधिकार। दूसरी बात है कि कुछ मौलिक अधिकार ऐसे भी हैं जो आपको व्यक्तियों के विरुद्ध भी प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, तो इनमें से आप इस तथ्य को याद कर लेंगे, इनको देखेंगे कि व्यक्तियों के विरुद्ध प्रदान किए गए मौलिक अधिकार जो है 15(2) है, 17 है, 23 है, 24 है। ठीक है, 17, 23, 24 है। उसके बाद में राज्यों के कृत्यों के विरुद्ध प्रदान किए गए मौलिक अधिकार जो है शेष अनुच्छेद जितना बचते हैं राज्यों के विरुद्ध है मौलिक अधिकार है। अब हम लोग देखते हैं कुछ मौलिक अधिकार नागरिकों को भी प्राप्त है, तो कुछ आपको मौलिक अधिकार सभी व्यक्तियों के लिए भी है। नागरिक मीन्स यहाँ पे इस बात को हम इंगित कर रहे हैं कि यहाँ जो है कि नागरिक का मतलब ये है कि जो भारत की निवासी है, जिसको भारत का जो डोमिसाइल है, जिसको सर्टिफिकेट है, जो भारत के जो नागरिक कहलाएंगे, जिन्हें पासपोर्ट वगैरह सब कुछ है, जो भारत के जन्मजात नागरिक है या है, जो जिन्होंने अपने लिया है अभी नागरिकता कहीं से, भारत से नागरिकता लिया है, तो इस तरीके से जो भारत के नागरिक है उनके लिए कुछ और अधिकार है। मौलिक अधिकार में कुछ ज़्यादा प्रेफरेंस है। और जो सभी व्यक्ति यहाँ कहने का मीन से है कि सभी व्यक्ति मतलब जो विदेशी नागरिक है, जो भारत में घूमने आते हैं या कुछ करने के लिए आते हैं, उनके लिए भी जो है मौलिक अधिकार की कुछ सीमाएं हैं, उनके लिए भी कुछ मौलिक अधिकार है। तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप देख लेंगे कई बार एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा कि कौन सा मौलिक अधिकार किसके लिए, भारतीय के लिए कौन सा है, मतलब नागरिकों के लिए कौन सा है, और कौन सा विदेशियों के लिए है ना। तो इसीलिए इसको ध्यान से देखेंगे। जैसे यहाँ देख रहे हैं कि केवल नागरिकों को दिए जाने वाले मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं। तो केवल नागरिकों को दिए जाने वाले जो मौलिक अधिकार है ये आपको है 15, 16, 19, 29, 30। ध्यान से सुनिएगा, ये आर्टिकल जो है 15, 16, 19, 29 एंड 30। ठीक है, 15, 16, 19, 29, 30। बाकी जितना भी बच गया है ना, बाकी जितने भी आर्टिकल है, आर्टिकल 14 से 32 तक में जितने भी है वो सभी जो है आपको सभी व्यक्तियों के लिए मतलब विदेशियों के लिए भी है। लेकिन ये 15, 16, 19, 29 छोड़ करके, मतलब विदेशियों जो है यहाँ जो भ्रमण करने आते हैं, यहाँ जो कुछ रहने के लिए कुछ भी करने आते हैं, यहाँ पे जो आते हैं विदेशी जो नागरिक भारत के नहीं हैं, उनके लिए आपको ये वाली आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30 इनको नहीं मिलेगा। बाकी जितने भी आर्टिकल, जितने भी मूल अधिकार है, इनको सभी मिलेंगे। ठीक है, अब हम लोग आगे इसको बढ़ रहे हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं थोड़ा सा मौलिक अधिकार में जो संशोधन हुआ था और संशोधन का क्या क्या परिणाम निकला, उससे क्या क्या चेंजिंग आया, है ना, उसको देख लेते हैं। और उसमें बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंट एक संशोधन है जो आपको 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978। ये जो आपको ये वाला जो आपको अमेंडमेंट एक्ट है, जो बिल है, जो है आपको यहाँ पे जो बता रहा हूँ मैं आपको, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 का जो है बहुत ही जोरदार और बहुत ही मतलब कि इसने मतलब कि लाजवाब काम किया। इसने बहुत चीज़ संविधान में ऐसा चेंज कर दिया जो पूर्व में जो कुछ गलतियाँ हुई थी, जिसके कुछ लोगों ने फ़ायदे उठा लिए थे। जैसे आप इमरजेंसी वगैरह आप देखेंगे, है ना, आदमी का तनाशा है मतलब कि बन जाना, मतलब इस तरीके से लोगों का अधिकारों का हनन करना, उन सब चीज़ों पे आप देखेंगे। राष्ट्रपति शासन जो है, आपातकाल है, उसमें आपको कई संशोधन को इसने जो है आपको 44वां संविधान संशोधन अधिनियम ने जो है उसमें कई संशोधन किए हैं और इसने बहुत ही मील का पत्थर है, ये आपको समझना चाहिए। तो इसलिए हम लोग इसको देखते हैं कि इसने मूल अधिकार में भी मतलब कि फंडामेंटल राइट में भी इसने जो है संशोधन किए हैं। और इसमें क्या क्या बातें हुई 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा कि आर्टिकल 19 युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर,
ध्यान से सुनिएगा। आर्टिकल 19 जो है आपको जो स्वतंत्रता का अधिकार है, किसका अधिकार है? स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है। ये आपको जो है, अब तथ्य ये है कि युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर घोषित आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाता है। अगर देखिए, ये बताता क्या है कि अगर युद्ध और बाह्य आक्रमण अगर हो गया, भारत पे अगर युद्ध हो गई, भारत का युद्ध अगर किसी देश के साथ में हो जाता है, या कोई देश इस भारत पे अटैक कर देता है ना, मतलब किसी मामले में युद्ध ही का ही मैटर है, तो उस आधार पे जो है आपातकाल देश में लागू होती है। तो आपको आर्टिकल जो 19 जो दिया गया है ना, जो आपको अभिव्यक्ति की आज़ादी जो देती है आर्टिकल 19, वो जो आपको मौलिक अधिकार है वो स्वतः ही निलंबित हो जाता है। क्या हो जाता है? स्वतः ही, अपने आप ही, मतलब कि ख़त्म। ठीक है, उसके लिए कोई कानून बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, कहीं कुछ पास करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो स्वतः ही ख़त्म हो जाता है, निलंबित हो जाता है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दूसरा एक देखिएगा कि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर घोषित आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार स्वतः निलंबित नहीं किया जा सकता है। अब इस सशस्त्र विद्रोह के आधार पर क्या है? सशस्त्र विद्रोह क्या है ना? सशस्त्र विद्रोह अगर देश में कुछ ऐसा हो जाता है, मतलब कुछ ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट कर हो जाता है हमारे देश का आंतरिक मामले में, तो इसके लिए जो है हमारा जो अधिकार जो है अनुच्छेद 19 जो है ये स्वतः खत्म नहीं होगा। तो इसलिए आपको यहाँ क्लियर हो गया कि आपका अनुच्छेद 19 कब खत्म होता है? जब आप युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर, याद रखेंगे, युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर अगर घोषित आपातकाल होती है तो अभी आपका आर्टिकल जो है 19 अनुच्छेद 19 यानी कि मौलिक अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार जो है मौलिक अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाता है। लेकिन सशस्त्र विद्रोह के आधार पर अगर राष्ट्र घोषित आपातकाल अगर होती है तो इस दौरान आपका अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार स्वतः निलंबित नहीं किया जा सकता। ठीक है, नेक्स्ट है अनुच्छेद 20-21। अनुच्छेद 20-21 जो है ये आपको जो है आपातकाल के दौरान जो है अनुच्छेद 20 और 21 निलंबित नहीं किए जा सकते हैं। आपातकाल के दौरान जो है आर्टिकल 20 और 21 जो है आपको निलंबित नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है, तीसरा आप देखेंगे अनुच्छेद 359 है, राइट। यहाँ आपातकाल के दौरान भी राष्ट्रपति अनुच्छेद 20 और 21 के प्रदत्त, ठीक है, इसको ध्यान से देखेंगे कि राष्ट्रपति जो है आपातकाल के दौरान भी राष्ट्रपति अनुच्छेद 20 और 21 के सिवाय अन्य सभी मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकता है। ये अधिकार किसके पास में है? तो राष्ट्रपति के पास में, प्रेसिडेंट के पास में है कि वो अगर चाहे आपातकाल के दौरान जो है तो उसको आर्टिकल 359 के तहत उनको अधिकार मिला है कि आपको 20 और 21 को सिवाय अन्य सभी मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। मतलब 20-21 को छोड़ करके बाकी जितने भी आपको मौलिक अधिकार दिए गए हैं आपको सभी आर्टिकल को ख़त्म किया, निलंबित किया जा सकता है उस समय तक के लिए। नेक्स्ट है कि संविधान में जो अनुच्छेद 31 है 19 वर्ग 4, बहुत इंपॉर्टेंट था, मैंने आपको बताया, संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। जो संपत्ति का अधिकार मैंने पहले बताया था कि संपत्ति के अधिकार मौलिक अधिकार में पहले शामिल था, उसको जो है 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा उससे निकाल दिया गया, हटा दिया गया। और उसको जो है एक आर्टिकल जो बना करके अनुच्छेद 300 क में, किसमें? तो अनुच्छेद 300 क में, अनुच्छेद 300 क में जो है संपत्ति के अधिकार को एक विधिक अधिकार बना दिया गया, मतलब कानूनी अधिकार बना दिया गया। ठीक है, क्लियर। अब हम लोग चर्चा करते हैं मौलिक अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद, उसके बारे में हम लोग अब डिटेल चर्चा करते हैं कि उसमें जो आर्टिकल, आपको कौन कौन से आर्टिकल है, उसमें क्या क्या राइट है, उसकी क्या क्या परिभाषाएं हैं, उसके बारे में जानना आपको बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग देखते हैं मौलिक अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद। तो उसमें देखेंगे अनुच्छेद 12 आपको राज्य की परिभाषा देती है। अनुच्छेद जो 12 जो है राज्य की परिभाषा बताती है, जो केवल भाग 3 के लिए है। ठीक है, अभी राज्य की परिभाषा क्या है, बात देखिए। राज्य की जो परिभाषा है कि मूल अधिकारों से संबंधित विभिन्न उपबंधों में राज्य शब्द का प्रयोग किया गया है। इस तरह से अनुच्छेद 12 में भाग 3 के उद्देश्य के तहत परिभाषित किया गया है। इसके अनुसार ध्यान से देखिएगा, राज्य निम्नलिखित शामिल है। राज्य में कौन कौन शामिल होंगे? तो देखिए, कार्यकारी एवं विधायी अंगों को संघीय सरकार में क्रियान्वित करने वाली सरकार और भारत की संसद, पहला नंबर। दूसरा नंबर है राज्य सरकार के विधायी अंगों को प्रभावी करने वाली सरकार और राज्य विधानमंडल। ठीक है, तीसरा है सभी स्थानीय निकाय अर्थात नगर पालिका है, पंचायत है, जैसा कि आप देखते हैं जिला बोर्ड सुधार आदि, न्यास परिषद है, ऐसे जो है चीज़ें हैं वो भी आपको राज्य में शामिल है। चौथा है अन्य सभी निकाय,
अर्थात वैधानिक या गैर संवैधानिक प्राधिकरण, जैसे LIC है, ONGC है, सेल है, भेल है, ये सब चीज़ें भी जो है राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आता है। इस तरह से आप देखेंगे कि राज्य विस्तृत रूप से परिभाषित किया गया है। इसमें शामिल इकाइयों को कार्यों को अदालत में तब चुनौती दी जा सकती है जब मूल अधिकारों का हनन होगा। मतलब इनसे संबंधित जो भी प्रॉब्लम अगर होता है मूल अधिकार का, इन लोग हनन करते हैं, राज्य अगर हनन करता है इन जो मैंने आपको बताया जितने बारे में, तो आप इसके लिए जो है डायरेक्टली आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं या हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, है ना। उच्चतम न्यायालय के अनुसार किसी भी निजी इकाई या एजेंसी को जो बतौर राज्य की संस्था काम कर रही हो वह अनुच्छेद 12 के तहत राज्य के अर्थ में आ जाती है। तो इसीलिए भैया मूल अधिकार देखिए कहाँ कहाँ उसका विस्तृत रूप से लागू होती है। राज्य के परिभाषा में मैंने आपको बता दिया, और वहाँ कैसे मूल अधिकार वहाँ पे जाकर के काम करती है, और वहाँ आपको मूल अधिकार को लागू करना उसके लिए इम्पोर्टेंट है। आपका मूल अधिकार का उल्लंघन हनन वो नहीं कर सकता है। अगला आर्टिकल है अनुच्छेद 13। देखिए अनुच्छेद 13 जो है मौलिक अधिकार, जो फंडामेंटल राइट है, उसका जो सुरक्षा का दायित्व है उस सर्वोच्च न्यायालय का होगा। किसको होगा? सर्वोच्च न्यायालय को होगा। यहाँ के संविधान के पूर्व बने कानून और संविधान के बाद बने कानून, मतलब कि ये है कि आपको मैंने पहले ही बता दिया कि कोई भी कानून तब तक बेईमानी है जब तक उसके लिए कोई गार्जियन न हो। और यहाँ गार्जियन मतलब उसके संरक्षण, उसकी सुरक्षा उसको कहाँ से मिलेगी, उसको वैल्यू कहाँ से मिलेगी। तो इसीलिए सुरक्षा जो देती है वो आपको सर्वोच्च न्यायालय उसको देती है कि आप कोई भी स्टेट, कोई भी गवर्नमेंट जब मौलिक अधिकारों का हनन करता है तो सर्वोच्च न्यायालय उसके लिए उत्तरदायी होता है। वो उसके कार्रवाई करेगी सर्वोच्च न्यायालय। तो उसके लिए आप सर्वोच्च न्यायालय के पास जा सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय से उसका मुख्य उत्तरदायित्वकर्ता होते हैं। उसके बाद में है, अब हम लोग देखते हैं समानता का अधिकार। समानता का जो अधिकार है आर्टिकल 14। अब हम लोग मेन अब आ गए, हम लोगों ने अभी पीछे देखा 12-13 आर्टिकल जो आपको मौलिक अधिकार से संबंधित अनुच्छेद थे। अब हम लोग मेन जो हम लोग का जो अब संविधान में जो प्रदत्त मौलिक अधिकार जहाँ से स्टार्ट होता है 14 से स्टार्ट जो होता है 32 तक जो है, हम लोग उस पर अब देखते हैं विस्तृत रूप से कि वो अब क्या कहती है। अनुच्छेद 14 कहता है, अनुच्छेद 14 से 18 जो है आपको समानता का अधिकार है। 14 से 18 क्या है? समानता का अधिकार, ठीक है। लेकिन उसमें अब अलग अलग देखते हैं हम लोग। तो अनुच्छेद 14 जो है विधि के समक्ष समानता। किसके समक्ष? विधि के समक्ष समानता। मतलब अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। प्रत्येक व्यक्ति चाहे वह नागरिक हो या विदेशी, सब पर अधिकार लागू होता है। इसके अतिरिक्त व्यक्ति अगर शब्द में अगर बात किया जाए तो संवैधानिक निगम, कंपनियां, पंजीकृत समितियां या किसी भी अंतर की विभक्ति विधिक व्यक्ति भी इसमें शामिल होते हैं। तो विधि के समक्ष समता का विचार ब्रिटिश मूल का है। जो हम लोगों ने यहाँ पर जो देख रहे हैं कि विधि के समक्ष जो समानता हम लोगों ने कहाँ से लिया है, तो हम लोगों ने लिया है ब्रिटेन से लिया है, ठीक है। और ये आपको ब्रिटिश मूल का, ये ब्रिटिश का विचार जो है ब्रिटिश मूल का है। जबकि विधियों के समान संरक्षण, विधियों के समान संरक्षण जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया। बहुत दोनों में अंतर है। देखिए कि एक है विधि के समक्ष समता, मतलब विधि मतलब कानून के सामने आपको उसके समक्ष, उसके सामने जो है आप में समानता, मतलब उसमें आप में कोई अंतर विभेद नहीं किया जाएगा। आपको ब्रिटेन के मूल विचार है, ब्रिटेन से लिया गया। लेकिन जब कानून के समान, विधियों के समान संरक्षण, मतलब आपको संरक्षण देगा, वो आपको हम लोगों ने अमेरिका से लिया है। अब देखिए आर्टिकल 15 अनुच्छेद 15 सामाजिक समानता, मतलब सोशल इक्वलिटी की बात करती है। आपको मूल अधिकार है। या अभी सोशल इक्वलिटी क्या भाई? कि ये है कि किसी भी भारतीय नागरिक से केवल धर्म, जाति, ध्यान देंगे, किसी भी भारतीय नागरिक से केवल धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग व जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता कि आप फलाने जाति से है या फलाने ढिमका से है या फलाने ढिमका से है या फलाने धर्म से है वगैरह वगैरह, तो आपके साथ में भेदभाव किया जाएगा, आपको यहाँ नहीं रहने दिया जाएगा। इस टाइप का जो गुंडागर्दी है, जो स्टेट का भी हो सकता है या किसी व्यक्ति का भी हो सकता है, किसी मतलब कि प्राधिकरण का भी हो सकता है, तो ये नहीं चलेगा। संविधान यहाँ पे उसके लिए रोक लगाता है, उसको राइट देता है उस व्यक्ति को, वो पर्सनल व्यक्ति को राइट देता है कि
आर्टिकल 15 के तहत कहीं भी आदमी अपनी नौकरी पेशा कहीं भी अपने काम धाम कर सकता है, उसके लिए कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। यहाँ 15(1) के 15(2) में है किसी भी भारतीय नागरिक को सार्वजनिक स्थलों में जाने से नहीं रोका जा सकता। ठीक है, कि भैया अब यहाँ पे लोटस टेम्पल है, सरकार का कोई सार्वजनिक टेम्पल है यहाँ पर, मतलब कोई जगह है, सॉरी टेम्पल में बार बार बोल रहा हूँ, गलत हो गया, सॉरी, मतलब कोई भी सार्वजनिक जगह है ना, वहाँ आप जाने के लिए उसको आप नहीं रोक सकते हैं, है ना, कि भाई आप इस जाति से, आप इस धर्म से हैं तो आप इस जगह पे नहीं जा सकते हैं, आप पार्लियामेंट नहीं घूम सकते हैं, आप फलना डिमका कम्युनिटी से आते हैं इसलिए आप नहीं घूम सकते हैं, आप वो है तो वो ऐसा नहीं है। आपको सबको विशेष समान अधिकार अगर सबको मिला है तो सबको मिलेगा, एक किसी खास को नहीं, है ना। महिलाओं तथा बच्चों को जो है आर्टिकल 15(3) की तरह जो है महिलाओं और बच्चों को विशेष प्रावधान दिए गए हैं। महिला और बच्चे जो है मतलब उनके लिए काफ़ी प्रावधान दिए गए, काफ़ी उनको मतलब कि सुविधाएं उसमें दी गई है आर्टिकल 15(3) के तहत। उसका 15(4) जो है ST/SC में ST/SC जो था, शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट जो है उनको शिक्षा में विशेष आरक्षण दिया गया है। ठीक है, आपको 15(4) के तहत। उसके बाद में आर्टिकल 15(5) में देखेंगे, आप यहाँ पे 15(5) में देखेंगे तो ओबीसी को भी उच्च शैक्षणिक संस्थानों में विशेष आरक्षण दिया गया है। तो इस तरीके से देखिए महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए, उसके बाद में ST/SC के लिए शिक्षा में विशेष आरक्षण, उसके बाद में ओबीसी को उच्च शैक्षणिक संस्थाओं में विशेष आरक्षण, मतलब इन सब चीज़ों का इसमें ध्यान दिया गया है, मतलब ये मौलिक अधिकारों में इसको बातों को रखा गया है। अभी इस पर विवाद भी चल रही है सुप्रीम कोर्ट में कि आपको जो आरक्षण जो है मौलिक अधिकार है अथवा नहीं है। अब इसके लिए फिर आगे जो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आएगा, फाइनल अभी कोई कन्फ्लिक्ट नहीं आया है, कोई ऐसा डिसीजन नहीं आया है, लेकिन मैंने आपको ध्यान देने के लिए ऐसे ही बोल दिया था, इस पर भी चर्चा चल रही है। अब नेक्स्ट आर्टिकल जो है 16 है, अवसरों की समानता। क्या है? अवसरों की समानता। अवसरों की समानता क्या है? तो अनुच्छेद 16 जो है मूल अधिकार, जो अवसरों की समानता के नाम से जाना जाता है, ये आपको है क्या? तो आप देखेंगे अवसरों की जो समानता है, लोक नियोजन अथवा, ध्यान से देखिएगा, लोक नियोजन अथवा नियुक्ति संबंधी सभी भारतीय नागरिकों को समान अवसर प्राप्त होगा। लोक नियोजन में मतलब कि सरकारी नौकरी हो या नियुक्ति हो, उस सब में क्या है, सभी भारतीय नागरिकों को समान अवसर प्राप्त होगा। किसी भी भारतीय नागरिक से धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर लोक नियोजन में भेदभाव नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 16 के 2 बता रही है। 16 का 3 जो बताता है निवास की अर्हता बताती है, लेकिन 16 का 4 जो यहाँ पे बात को क्लियर करती है कि यहाँ पे देखिए एक अपवाद है, एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है? कि यदि राज्य चाहे तो पिछड़े वर्ग को, SC/ST को, OBC को, महिलाओं को लोक नियोजन में विशेष आरक्षण दे सकती है और देती भी है गवर्नमेंट। आप देखेंगे बिहार में अभी BPSC वगैरह में जो है 35% आरक्षण महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित कर दी गई है। राज्य के हाथों में है, राज्य के हाथों में, तो यहाँ पे अधिकार उसको देता है, इसलिए गलत नहीं है, संवैधानिक रूप से गलत नहीं है, है ना। पर्सनल विचार अब लोगों का अलग अलग तरीके का हो सकता है, लेकिन संवैधानिक रूप से देखा जाए तो गलत नहीं है। यहाँ पे स्पष्ट रूप से 16(4) में कहा गया है कि यदि राज्य चाहे तो पिछड़े वर्ग, SC/ST, OBC, महिलाओं को लोक नियोजन में विशेष आरक्षण दे सकती है। और इसके लिए 16 का जो 4 जो है क जो है 77वां संविधान संशोधन अधिनियम 1995 के अनुसार पदोन्नति में भी आरक्षण दिया जाता है। अभी इस मामला में भी सुप्रीम कोर्ट में वर्डिक्ट चल रही है, इसमें भी मतलब कि कन्फ्लिक्ट है यहाँ पे, और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में चल रही है कि आरक्षण में प्रमोशन दिया जाए और किसके लेके क्या क्या है। तो उसके हम आगे करंट में कभी चर्चा करेंगे तो उस पर करेंगे। मैंने आपको यहाँ ध्यान देने के लिए बातें बता दिया जाए। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता छुआछूत का अंत है। अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत का अंत। अस्पृश्यता मतलब छुआछूत, है ना, इनटचबिलिटी की बात करती है। ये आपको चौथा जो है मूल अधिकार है जो संविधान आपको देती है, जो अस्पृश्यता का अंत करती है। और ये कहती है कि अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता को समाप्त करने की व्यवस्था और किसी भी रूप में इसका आचरण निषिद्ध करता है। अस्पृश्यता से उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय भी होगा। ठीक है।
1976 में आप देखेंगे अस्पृश्यता को जो है अपराध अधिनियम 1955 में मूलभूत संशोधन किया गया और नया नाम दिया गया नागरिक अधिकारों की रक्षा अधिनियम 1955 दिया गया। इसमें विस्तार कर दंडिक उपबंध और सख्त बनाए गए। वह अधिनियम के अस्पृश्यता के प्रत्येक प्रकार को समाप्त करते हुए अनुच्छेद 17 में व्यवस्था सुनिश्चित की गई। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा यहाँ पे अस्पृश्यता के बारे में बात होती है, इसको छुआछूत को अंत खत्म करने की आर्टिकल 17 में। नेक्स्ट है आपको जो है उपाधियों का अंत है। नेक्स्ट क्या है? उपाधियों का अंत। मतलब क्या उपाधियों का अंत? मतलब उपाधि जैसे कि अब भाई देश जो है हमारा डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है ना, राजतंत्र नहीं है। ठीक है, लोकतंत्र मतलब जनता के द्वारा जनता के लिए जनता का शासन जो है ये आपको है, ये आपको राजा के लिए राजा के द्वारा राजा लोगों के लिए शासन नहीं है, मतलब राजतंत्र नहीं है, लोकतंत्र है। इसीलिए जो है हम लोगों ने जो है जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हम लोगों ने राजतंत्र को भी त्याग दिया और लोकतंत्र को अपना लिया, डेमोक्रेसी को अपनाया। तो डेमोक्रेसी में हम लोगों ने जो है इस आर्टिकल को ख़त्म किया, इस अनुच्छेद को हम लोगों ने लाया, उपाधियों का अंत किया इस अनुच्छेद के माध्यम। मतलब उपाधियों का अंत मतलब कोई अब अपने आप को महाराजे धीराज है ना, अपने आप को बहुत बड़े कोई मतलब ऐसे संशोधन से आप नहीं कर सकते हैं, अपने आप को संबोधन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आप देखिए कि उपाधियों का अंत कर दिया गया है ना। अब सैन्य एवं शैक्षणिक संस्थानों में उपाधियाँ दी जा सकती है, लेकिन सैन्य एवं शैक्षणिक संस्थानों में जो है डिग्री जो होती है वो आपको दी जाती है। किसी भारतीय को उपाधि लेने से पहले भारत के राष्ट्रपति से पूछना होगा। कहीं किसी को किसी देश में उपाधि मिल रही है तो भारत के राष्ट्रपति से उसे पूछना अनिवार्य है। दूसरा, भारत में कार्यरत किसी विदेशी नागरिक को भी उपाधि लेने से पहले भारत के राष्ट्रपति से पूछना होगा। चौथा बात है 1804 में भारतीय या विदेशी को किसी भी देश में उपहार लेने से पहले भारत के राष्ट्रपति से पूछना अनिवार्य होगा। तो इस तरीके से जो है उपाधियों का अंत यहाँ पे आपको किया जाता है। और इस तरह से आप यहाँ तो यहाँ देख रहे हैं हम लोग जैसे उपाधियों के अंत के बारे में जैसे अभी बात किया, तो इसके लिए थोड़ा सा कुछ आप डिटेल और देख लिए, इसके हिस्ट्री में थोड़ा सा जाएंगे तो बहुत मज़ा आएगा आपको। तो आप देखेंगे जैसे कि आप सोच रहे हो, दिमाग में क्वेश्चन आता होगा कि भाई जब उपाधियों का अंत कर दिया गया तो फिर पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न ये सब कैसे दिए जाते हैं। तो आप इसके पीछे की हिस्ट्री ये है कि आप इसको देखेंगे तो इसमें क्या है कि 1996 में घटना होती है। उच्चतम न्यायालय ने जिन उपलब्धियों की संवैधानिक वैधता को उचित ठहराया था उनमें से पद्म भूषण और पद्मश्री वैध है। न्यायालय ने कहा कि पुरस्कार उपाधि नहीं है तथा अनुच्छेद 18 में वर्णित प्रावधानों को इनमें उल्लंघन नहीं होता, इनसे उल्लंघन नहीं होता। इस तरह से समानता के सिद्धांत के प्रतिकूल ये आपको नहीं है ना। हालांकि ये व्यवस्था की गई कि पुरस्कार पाने वाले के नाम प्रत्यय उपसर्ग के रूप में उनका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, अन्यथा उन्हें पुरस्कारों को त्यागना होगा। इन राष्ट्रीय पुरस्कारों की स्थापना आप देखेंगे 1954 में हुई है, 1954 में होती है और 1977 में मोरारजी देसाई की सरकार आती है। ठीक है, और उनकी नेतृत्व वाली सरकार जो है जनता पार्टी की जो सरकार थी वो आपको जो है पद्म भूषण, पद्म विभूषण शब्द जो देने का जो था इसको तोड़ दिया नियम को। लेकिन 1980 में जब फिर इंदिरा गांधी की जब सरकार बनती है, पुनः जब वो होती है तो आपको फिर से जो है आपको इन सब चीज़ों को लागू करते हैं। वही पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री चीज़ को जो है लागू करता है इंदिरा गांधी सरकार जो है 1980 में इसको लागू करती है। इस तरह कुछ बैकग्राउंड मैंने आपको बताया। अब आगे हम लोग देखते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 बहुत ही महत्वपूर्ण, इस पर बहुत काफ़ी बात होती है और काफ़ी इस पर कन्फ्लिक्ट भी होते हैं कि हमारा मौलिक अधिकार है व्यक्तिगत जो है विचार अभिव्यक्ति की आज़ादी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है, बहुत ही कन्फ्लिक्टेड टॉपिक रहा है हमारे देश में आजकल फ़िलहाल, अभी आप लोगों ने जो देखा होगा। तो इसीलिए स्वतंत्रता का अधिकार जो यहाँ पे काफ़ी हमारा इंपॉर्टेंट है। मूल अधिकार में जो आता है इसमें क्या कही गई है, तो अनुच्छेद 19 से आपको स्वतंत्रता का अधिकार देती है। आर्टिकल जो 19 है जो स्वतंत्रता का अधिकार आपको देता है, तो आर्टिकल 19 जो है आपको बोलती है कि विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। क्या कहती है? विचार और अभिव्यक्ति की, मतलब आपके जो विचार है, आपके जो आइडियाज़ है, आपकी जो अभिव्यक्ति है, आप जो अपना जो अपने एक्सप्रेशन है, जो आप अपना एक्सप्रेस करना चाहते हैं, आपकी जो अभिव्यक्ति है उसकी स्वतंत्रता, उस पर आप रोक नहीं रहेगा, आप पे ऐसा कुछ रोक नहीं रहेगा। इसीलिए आर्टिकल 91A कहती है विचार एवं वाक्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, विचार की है, वाक्य अभिव्यक्ति स्वतंत्रता है। और अनुच्छेद आपको 19(1) आर्टिकल 19(1)(b) शांतिपूर्ण सम्मेलन करने का अधिकार है। अभी जैसे आप लोगों ने देखा होगा CA प्रोटेस्ट जो हो रहे थे,
सुप्रीम कोर्ट भी इस पर कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि आप देख रहे होंगे जैसे शाहीन बाग का आंदोलन जो था, ये उसकी एक विचार अभिव्यक्ति की आंदोलन थी और उसकी अपनी एक उसके राइट थे, वो अपने राइट पे वो सही थे, जिस वजह से सुप्रीम कोर्ट भी उसको हटा नहीं पाए थे। और सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट में उसके लिए जो है कुछ सलाह मशवरा के फ़ायदे भी उठाए थे, लेकिन उसके बाद कुछ उसका निष्कर्ष नहीं निकला और उसका कोरोना वायरस के कारण तो चीज़ें सब अपने आप ख़त्म हो ही गई। लेकिन फिर चीज़ें ख़त्म नहीं हुई, फिर से कुछ ना कुछ तो कन्फ्लिक्ट होगा ही होगा, चीज़ों के समान तो नहीं होती इतनी जल्दी। तो इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पे दो इम्पोर्टेंट है। आर्टिकल 19 में विचार अभिव्यक्ति की आज़ादी की तो बात होती ही है, लेकिन उसमें जो है एक विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है कि वो आदमी कहीं अपने विचार को प्रकट कर सकता है, कहीं जा सकता है, उसके लिए आप उसको रोक नहीं सकते हैं। आर्टिकल 19(1)(b जो है बताती है शांतिपूर्ण सम्मेलन करने का उसको अधिकार है, जो उसका अपना राइट है, उसको आप रोक नहीं सकते हैं। आर्टिकल 19(1)(c) जो है संघ बनाने का अधिकार देता है। राजनीतिक दल, संघ मतलब राजनीतिक दल बनाने का अधिकार देता है। भैया आप 4-5 लोग मिल जाओ और मिल करके जो है अपनी एक पार्टी बना लो, ऐसे मतलब कि आपको एक अधिकार है, आप पे कोई रोक नहीं है। इसलिए आप देखेंगे भारत में कितनी पार्टियां हैं, कितनी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, कितनी राजनीतिक पार्टियां, कितनी बड़ी पार्टियां, छोटी छोटी बहुत सारी पार्टियां हैं, है ना। दूसरा है आर्टिकल आपको 19(1)(d) जो है आपको भ्रमण का अधिकार देता है। आपको कहीं जाने से रोकते ही नहीं है। आप किया भैया आप जम्मू नहीं जा सकते हैं, आप कश्मीर नहीं जा सकते हैं, आप झारखंड नहीं जा सकते, आप बिहार नहीं जा सकते हैं, आप भैया बिहारी हो तो महाराष्ट्र नहीं जा सकते हैं। तो यहाँ जो है अगर आपको कोई रोकता है तो आर्टिकल 19(1)(d) का जो है उल्लंघन सीधा सीधा कर रहा है। भले कुछ राजनीतिक दबाव है, कुछ राजनीतिक प्रेशर है, वोट बैंक है, जिस वजह से जो है वो जो है आपको कुछ नियम लागू नहीं हो पाती है ना, लेकिन कानून तो कहती है ना। अब जैसे आप बिहारी महाराष्ट्र में जाते हैं तो वहाँ उन्हें मार के भगाया जाता है, यूपी वालों बिहार वालों को। तो यहाँ तो आर्टिकल 19(1)(d) का सीधा सीधा उल्लंघन तो हो ही रहा है, लेकिन अब सरकार को जो है उसके लिए उसके सुप्रीम कोर्ट है उसको कार्रवाई करनी चाहिए कि आपके राइट नहीं बनता है कि आप उसके मूल अधिकार का उल्लंघन कर रहे हैं, और जो सरकार का बनता है कि उसके लिए कुछ कार्रवाई करे। लेकिन सरकार भी अपने वोट बैंक के दबाव में और जहाँ जो भी हो उनकी अपनी मानसा, उसकी वजह से सरकार भी चुप रहती है, जिस वजह से एक जगह जब अन्याय होता है तो दूसरी जगह न्याय के लिए लोग अपने रास्ते को तलाशते हैं और लोग इधर उधर भटकते हैं। तो इस तरीके से फिर आप देखेंगे वो आर्टिकल 19(1)(e) जो है वही निवास का अधिकार है ना, उससे कहीं भी बसने का अधिकार है। लेकिन फिर भी आप देखेंगे रियलिटी में तो बसने नहीं दिया जाता है कि भैया आप यहाँ नहीं, लेकिन ऐसा है कानूनी रूप से सही है ना। भारत है, भारत विविधताओं का देश है, कुछ ना कुछ कमियाँ रही जाती है और उसमें कुछ है। तो फिर हम देख यहाँ पे देखिए 19(1)(f) फिर क्या कहती है, संपत्ति का अधिकार। ठीक है, इसी को हम लोगों ने जो है 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के प्रयास से समाप्त कर दिया और इसको 300 के कम में जो है आर्टिकल में रख दिया गया है। तो संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं, कानूनी अधिकार है। उसके बाद में आर्टिकल 19(1)(g) बताता है व्यापार का अधिकार, मतलब आपको कहीं भी जो है व्यापार करने का अधिकार है। भारत में किसी भी राज्य से किसी राज्य में व्यापार करने का अधिकार है, आपको उसके लिए रोक टोक नहीं है। तो उसके बाद में आर्टिकल 19(2) मतलब 19(2) आपको जो है आपातकाल लागू होने पर इन अधिकारों का निर्बंधन कर देता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है अनुच्छेद 20। अगला जो आर्टिकल है अनुच्छेद 20 मूल अधिकार जो है ये आपको क्या करती है, दोष सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार। दोष सिद्धि के विरुद्ध जो है संरक्षण का अधिकार। ठीक है, तो दोष सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार जो है मतलब कि इसका कहने का तात्पर्य ये है कि जब तक कोई व्यक्ति नागरिक भारतीय हो या विदेशी हो, जब तक उस पर वो जुर्म वो दोष साबित नहीं हो जाता, सिद्ध नहीं हो जाता है, तब तक उसके जो संरक्षण का जो अधिकार है उसको ख़त्म नहीं किया जा सकता। ठीक है, आर्टिकल 20 से आपको बताती है। उसके बाद में है आर्टिकल 21 आपको प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा हम इसको थोड़ा डिटेल कर ले तो ज़्यादा बेहतर होगी आपके लिए कि दोष सिद्धि के संरक्षण का अधिकार जो है इसको देखिए। इसमें क्या है कि कुछ पूर्व पद जो है प्रभाव कानूनी नहीं है। जैसे कि कोई व्यक्ति हो, किसी व्यक्ति अपराध के लिए तब तक दोषी सिद्ध नहीं हो ठहराया जा जाएगा कि जब तक उसने ऐसा कोई कार्य करने का समय जो अपराध के रूप में आरोपित है किसी प्रवृत्ति विधि का अतिक्रमण नहीं किया या उससे अधिक शक्ति का भागी नहीं होगा जो उस अपराध के लिए जाने के समय प्रवृत्ति विधि के अधीन अधिरोपित किया जा सकती थी। दोहरी क्षति नहीं होगी, है ना। इसमें क्या है कि दोहरी क्षति मतलब किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित या दंडित नहीं किया जा सकता।
ठीक है। जैसे कि आप एक मूवी देखे होंगे, बहुत पुरानी मूवी थी अंधा कानून, अमिताभ बच्चन और रजनीकांत की मूवी थी। उसमें अमिताभ बच्चन कोई रेंजर ऑफिसर रहते हैं, और उस पे जो है अमरीश पुरी जो उसमें विलेन का रोल किया है, उन्होंने उनको अमरीश पुरी एक साजिश रच करके अपने आप को प्रूव करवाते हैं कि हमको मार दिया गया है, मतलब कि एक कहानी है उसमें। और उसके बाद में अमरीश पुरी की मृत्यु नहीं हुई होती है, उनकी डेथ नहीं हुई होती है, लेकिन फिर भी उसकी सज़ा के लिए जो है अमिताभ बच्चन को जो है 20 साल का जो है सज़ा हो जाता है, और जेल में उनकी सज़ा वो काटते हैं। लेकिन जब फिर बाहर निकल के आते हैं तो फिर उस आदमी को देखते हैं, वो आदमी अपनी जिंदा है और एक बहुत बड़ा नेता बन गया है। उसने गलत अफवाह फैलाया था कि इस आदमी ने मुझे मार दिया। तो इस आदमी को जो है वो आदमी अमिताभ बच्चन जो है आपको अमरीश पुरी को जो है उसको पकड़ना चालू करता है, वो भागना चालू कर देते हैं। वो भागना चालू कर देते हैं, वो भागते भागते वो जाकर के कोर्ट में चले जाते हैं। वहाँ जाकर के इन्होंने डायरेक्टली सबके सामने जो अमरीश पुरी का कत्ल कर देता है और बताता है, याद कीजिए इस चेहरा को कि आपने ही इसको सज़ा दिया था इसी आदमी के मर्डर के जुर्म में। तो अब तो मैंने इस आदमी को मार दिया, एक बार सज़ा काट लिया, तो फिर दोबारा आप मुझे सज़ा नहीं दे सकते हैं। तो यही यहाँ आर्टिकल जो है आपको यही अनुच्छेद 20 है, जो आपकी एक ही मतलब कि इस जुर्म के लिए दोबारा सज़ा नहीं दी जा सकती। अब एक और बात इसमें कही गई है कि आप देखेंगे कि स्व अभिशंसन नहीं है इसमें। मतलब कि अनुच्छेद 20 में एक बात कही गई है, स्व अभिशंसन नहीं है इसमें। मतलब कि किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा कि भैया तुमने जुर्म किया, तुम ही गवाही दे दो, मतलब कि अपने आप को साकार लो कि हाँ भैया तुम ही मतलब कि उस तरीके से किए हो। तो मतलब कि उस तरीके से जो बात है कि किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, जबरदस्ती नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 20 आपको यह अधिकार देता है। अब आइए हम लोग देख रहे हैं, फिर अब आते हैं अनुच्छेद 21 पे आते हैं, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का मतलब क्या है? प्राण मतलब आपका जीवन, दैहिक मतलब आपका जीने का जो तरीका है, जो आपका जो पूरा जो आपका जो अपनी जो शारीरिक जो है उसकी जो स्वतंत्रता है उसके बारे में बात करती है अनुच्छेद 19, है ना। इसके बारे में आपको एक अभी हाल फिलहाल में कुछ संशोधन भी हुई थी, और जो जीवन जीने का जो अधिकार है उसको मूल अधिकार में मतलब तो है ही। और एक जो चीज़ उसमें थी अभी कि जो आपका जो अभिव्यक्ति है, जो अपने क्लासिफिकेशन है उसके बारे में जो चर्चा की गई थी। अभी हाल फिलहाल में यूपीएससी में क्वेश्चन पूछी गई थी, है ना, कि जो अपनी पसंद से शादी करने का जो अधिकार है, जीवन जो है मतलब किसी के साथ जीने का अधिकार है, वो कौन से मतलब के अधिकार में आते हैं, कौन से? तो यही है आपको अनुच्छेद 21, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। और कुछ साल अभी कुछ 1-2 साल पहले अभी संविधान में संशोधन सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि जो निजता का अधिकार जो है, किसी पर्सनल व्यक्ति का अपना निजता का अधिकार जो है वो भी मौलिक अधिकार। निजता का मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति का अपना मोबाइल है, कंप्यूटर है, उसकी अपनी पर्सनल लाइफ है, तो उसमें उसकी क्या है, उसकी क्या भूमिका है, तो वो सरकार के लिए जानना जरूरी नहीं है। जैसे कि आधार कार्ड वगैरह है, इस पर बहुत सारा कन्फ्लिक्ट हुई थी, है ना। जैसे कि आपकी मोबाइल का है, आपकी मोबाइल की रिकॉर्डिंग जो है सरकार को करने का अधिकार नहीं है। भले सरकार करती है वो अलग बात है, लेकिन ऐसे उसको अधिकार नहीं है कि आपकी मतलब कि आप अपने मोबाइल पे क्या देख रहे हैं, है ना, आप किससे बात कर रहे हैं। तो इसके लिए सरकार उसके लिए मतलब कि ऐसा नहीं करना चाहिए सरकार को। ये आपको आर्टिकल 21 कहता है, निजता का अधिकार जो है मौलिक अधिकार में रख दिया गया है, तब से मतलब कि ज़्यादा आपको इम्पोर्टेंट हो गया है। तो ये बात रही कुल मिलाकर के। फिर उसके बाद में देखेंगे अनुच्छेद 21 के क्रम में जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार जो है आपको 86वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो है जोड़ा गया था, है ना। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार जो है दिया जाता है। तो ये भी मूल अधिकार है, आपको देना पड़ेगा, गवर्नमेंट को देना पड़ेगा और राज्य को देनी पड़ेगी मूल अधिकारों को, जो आपको 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार। इसलिए आप देखेंगे, है ना, कि अब बच्चों को जो है निःशुल्क शिक्षा का अधिकार मिलता है, और वे प्राइमरी विद्यालय वगैरह में, हाई स्कूल्स वगैरह में जिनकी शिक्षा निःशुल्क होती है। कॉलेज में आपको शिक्षा निःशुल्क नहीं होती है, वहाँ फीस लगती है आपको, भले स्टाइपेंड मिले अलग बात है। उसके बाद में आर्टिकल 22 है, अनुच्छेद 22 जो है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण देता है। अनुच्छेद 22 क्या कहती है कि कुछ दशाओं में जो है आपको गिरफ्तारी के विरुद्ध आपको संरक्षण देता है, ठीक है। और उसके बाद में हम लोग देखेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार 2324। अब शोषण के विरुद्ध अधिकार 2324 क्या जो है, अनुच्छेद 23 मानव दुर्व्यवहार और बालाश्रम प्रतिबंधित है।
मानव दुर्व्यवहार और बलात्श्रम, इस पे क्या है 23 अनुच्छेद 23 जो कहता है मानव का दुर्व्यवहार और बलात्श्रम। मतलब इसका अर्थ ये हुआ, आर्टिकल 23 कहती है कि मानव का व्यापार नहीं किया जा सकता है भारत में। जैसे कि दास प्रथा नहीं है कि आप यहाँ से खरीद करके वहाँ खरीद करके इसको लेकर आएंगे, तो खरीद बिक्री मानव की नहीं की जा सकती। दूसरी है कि बलात्श्रम, मतलब ज़बरदस्ती उससे आप मेहनत नहीं करवा सकते कि आपको ये काम करना ही पड़ेगा, है ना। तो इसके विरुद्ध वो आपको अधिकार देता है, मूल अधिकार है उसके। और आपको 23 जो है बलात्श्रम पर प्रतिबंध लगाता है। अब नेक्स्ट है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, जो चौथा मूल अधिकार है। एक आर्टिकल यहाँ पर मैंने गलत टाइप कर दिया है, 24 होना चाहिए यहाँ पे। आर्टिकल 24 जो है, अनुच्छेद 24 जो है, किसी फैक्ट्री, खान अथवा कारखाना इस सब में जो परिसंकटमय गतिविधियों में जो है निर्माण कार्य जो है नहीं किया जा सकता है बालकों के द्वारा। माफ़ कीजिएगा, यहाँ अनुच्छेद 23 की जगह अनुच्छेद 24 होना चाहिए था, गलत टाइप हो गया है, तो यहाँ पर समझ लेंगे अनुच्छेद 24 है। बाल श्रम प्रतिबंधित, मतलब बाल श्रम प्रतिबंधित मतलब कि 24 कहती है कि किसी फैक्ट्री, कारखाने अथवा अन्य परिसंकटमय गतिविधि हो या निर्माण कार्य अथवा रेलवे में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध करता है, लेकिन यह प्रतिषेध किसी नुकसान न पहुंचाने वाले अथवा निर्दोष कार्यों में नियोजन के प्रतिषेध नहीं करता है। इसी के लिए आप देखेंगे कई एक्ट बने हैं, उसमें कई सुधार हुए हैं। और एक लेटेस्ट आप देखेंगे कि बाल श्रम संशोधन 2016 हुई थी। बाल श्रम संशोधन 2016 हुई थी, इसमें क्या कहा, इसको थोड़ा जानना जरूरी है, सॉरी। बाल श्रम निषेध और विनिमय संशोधन अधिनियम 2016 द्वारा बाल श्रम को निषेध एवं अधिनियम 1986 को संशोधित कर दिया गया और इसने मूल अधिनियम का नाम बदल करके बाल एवं किशोर श्रम निषेध और विनिमय अधिनियम 1986 कर दिया है। अब इसमें क्या संशोधन किया गया है, तो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को सभी व्यवसाय या प्रक्रियाओं में रोजगार निश्चित करता है। मतलब 14 वर्ष से कम उम्र के सभी बालकों को आपको रोजगार जो है व्यवसायों में प्रक्रियाओं में रोजगार को निश्चित करता है। पहले यह निषेध 18 व्यवसायों एवं 65 प्रक्रियाओं पर लागू था। पुनः संशोधन अधिनियम किशोरों को जो है 14 से 18 की आयु को कतिपय खतरनाक व्यवसाय एवं प्रक्रियाओं में रोजगार निषिद्ध करता है। संशोधन जो है अधिनियम ने उल्लंघन करने वालों के लिए कड़े दंड का भी प्रावधान किया है। 6 माह से 2 वर्ष तक की कैद अथवा 20,000 से 50,000 रुपये तक का जुर्माना। दोहराए जाने पर केंद्र की अवधि से 1 से 3 वर्ष की और होगी, मतलब कि कैद की अवधि भी होगी। तो इस तरीके से जो है 24 जो है आपको बलात्संग पर प्रतिबंध लगाता है, तो यहाँ पर क्लियर हो जाना चाहिए था। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 क्या है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 में क्या है, तो है इसमें धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में बात की गई है। मतलब अनुच्छेद 25 क्या कहता है, अनुच्छेद 25 कहता है धर्म की स्वतंत्रता। धर्म की स्वतंत्रता का मतलब क्या है कि आपको अपना पसंद के अनुसार, है ना, कि अभी सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान अधिकार होगा। ये बात आपको बोलती है। मतलब कि अंतःकरण की स्वतंत्रता का मतलब है कि किसी व्यक्ति को भगवान या उसके रूपों के साथ अपने ढंग से अपने संबंध में बनाने की आंतरिक स्वतंत्रता। आप नहीं कर सकते कि भाई आप इस भगवान की पूजा नहीं कर सकते हैं, आप या उस खुदा को या उस गॉड को उसको नहीं मान सकते हैं, आप वो नहीं कह सकते हैं। दूसरा है मानने का अधिकार है, अपने धार्मिक विश्वास और आस्था की सार्वजनिक और बिना भय से घोषणा करने का अधिकार। मतलब उसको कोई डर नहीं है, उसको राइट मिला, अधिकार मिला है कि कोई भी चीज़ को मानता है, किसी भी चीज़ों में आस्था रखता है, किसी भी पार्टिकुलर मैटर में, और धर्म से रिलेटेड चीज़ों में और दर्शन में, तो आप उसको रोक नहीं लगा सकते हैं। उसके बाद है आचरण का अधिकार। जैसे आचरण का अधिकार मतलब कि धार्मिक पूजा पाठ, परंपरा, समारोह करने, अपनी आस्था और विचारों को प्रदर्शन की स्वतंत्रता है, तो आपको आचरण करने की स्वतंत्रता है। अगला है प्रसार का अधिकार। अपनी धार्मिक आस्थाओं का अन्य को प्रचार और प्रसार करना, अपने धर्म के सिद्धांतों को प्रकट करना, परंतु उसमें किसी भी व्यक्ति को अपने धर्म में धर्मांतरित करने का अधिकार सम्मिलित नहीं है। जबरदस्ती किया गया धर्मांतरण सभी समान व्यक्तियों के लिए भी सुनिश्चित अंतःकरण की स्वतंत्रता का अतिक्रमण करता है। मतलब इसमें है कि कोई भी व्यक्ति को अपने प्रसार करने का अधिकार है, धर्म का प्रसार करने का अधिकार है, प्रचार करने का अधिकार है, लेकिन हाँ, आप उसके माध्यम से लोगों को धर्म चेंज न करवाएंगे, लोगों को धर्म बदलने के लिए प्रेरित नहीं करेंगे। अपना धर्म का प्रचार आप कर सकते हैं, तो आपको अधिकार, इस तरीके से धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया।
अब धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार में हम लोग यहाँ देख लिया आर्टिकल 15 जो है धर्म की स्वतंत्रता, मतलब आपकी जो अपनी आस्था है जिसमें है आप विश्वास करें। धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, आप लोग जो धार्मिक कार्यों का हर आदमी के अपने पार्टिकुलर धर्म के पार्टिकुलर मैटर होते हैं, उनकी अपनी कुछ समारोहें होती है, उनकी अपने कुछ आचरण होते हैं, उनको करने की आज़ादी है। तो अनुच्छेद 27 बताती है आपको धार्मिक कार्यों में कर न देने की स्वतंत्रता। अब ये नहीं है कि अब आप कोई आदमी कोई अपना त्यौहार मना रहा है, कोई चीज़ ऐसा पर्व मना रहा है, बिहार में कोई छठ मना रहा है तो गवर्नमेंट कहे भाई आप छठ मनाते हैं तो हमको टैक्स दीजिए, तो ऐसा आप नहीं मांग सकते हैं। आर्टिकल यहाँ 27 जो है आपको इस पर रोक लगाती है, उस आदमी को गारंटी देता है कि ऐसा करने के लिए उसको स्वतंत्रता है, आप उसे टैक्स नहीं ले सकते हैं। आर्टिकल 28 जो बोलती है धार्मिक शिक्षा की स्वतंत्रता, हर आदमी का अपने अपने धर्म का शिक्षा जो है दे सकता है, उसके लिए आप रोक नहीं सकते। जैसे आप देखेंगे इस्लाम में जो है मुस्लिम कम्युनिटी में जो मदरसे होते हैं, हिंदुओं में गुरुकुल होते हैं और भी विद्यालय होते हैं, इस तरह से क्रिश्चियन में क्रिश्चियनिटी के लिए अपने अपने अलग अलग विद्यालय है, अपने अपने धर्म की संस्थाएं हैं जो धर्म की शिक्षाएं देती है, तो उसको आप बंद नहीं कर सकते हैं। वो आपको जो है संवैधानिक रूप का हक है, उसको मिला हुआ है और उससे सुप्रीम कोर्ट संविधान ने दिया, जो सुप्रीम कोर्ट उसकी रक्षा करती है, तो इसीलिए उसके राइट है, मूल अधिकार है, तो उसको आप ख़त्म नहीं कर सकते। नेक्स्ट है 5वां अधिकार जो है संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 29 से 30। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 में दिया गया। अनुच्छेद 29 बोलती है अल्पसंख्यकों को अपनी बोली, भाषा, लिपि, है ना, यहाँ ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 29 क्या बोलती है? अल्पसंख्यकों को अपनी बोली, भाषा, लिपि बनाए रखने की स्वतंत्रता है। ठीक है, जैसे आप एक एग्जाम्पल देखेंगे कि सिख जो है, सिख कम्युनिटी जो है भारत में अल्पसंख्यक है और इन्होंने इनकी अपनी बोली है पंजाबी, है ना, इनकी अपनी भाषा जो है पंजाबी है, लिपि जो है अपनी जो लिपि है उन लोग की जो गुरुमुखी लिपि है ना, तो सब लोग ने अपनी अपने तरीके से अपने अपने चीज़ों को रचने का उनकी ये आधार है, स्वतंत्रता है, उनका हक है, जो आर्टिकल आपको 29 देती है, जो संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार के तहत उनको मिला है, उनका मूल अधिकार है। अनुच्छेद 30 बोलती है अल्पसंख्यकों को अपनी बोली, भाषा, लिपि बनाए रखने के लिए शिक्षण संस्थान की स्थापना का अधिकार है। अब इनको अधिकार भी है कि अपने भाषा को, अपने शिक्षा को, अपनी लिपि को, उसको संरक्षित करने के लिए अपना शिक्षण संस्थान पर्सनल बना सकते हैं, उसको स्थापना का अधिकार है, गवर्नमेंट उस पर रोक नहीं लगा सकती है क्योंकि ये मूल अधिकार है। ठीक है, और छठे जो था हम लोगों ने यहाँ पे संपत्ति का अधिकार जो टाइप किया है 31 में जो था, इसको तो हटा दिया गया और हटा करके हम लोग 44वां संविधान संशोधन अधिनियम में जो है 1978 में इसको हटा करके समाप्त करके आर्टिकल 300 क में जो है हम लोगों ने इसको जोड़ दिया है। अब नेक्स्ट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32-35। तो आर्टिकल 32 जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, आपको जो है मूल अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है अपने आप में मूल अधिकार है। तो इसके कुछ डिटेल देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको सभी जितने भी आप लोगों ने देखा तो उस सब अधिकारों के एक समझिए यहाँ पे एक बहुत बड़ी आपको डिटेल है। ये आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार का तात्पर्य क्या है इसके बारे में समझिए। देखिए, मूल अधिकारों का घोषणा तब तक अर्थहीन, तर्कहीन एवं शक्तिविहीन है जब तक कि कोई प्रभावी मशीनरी उसे लागू करने के लिए न हो। ठीक है, इस तरह से अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचार का अधिकार प्रदान करता है। इसको दूसरे शब्द में समझिए कि मूल अधिकारों के संरक्षण का अधिकार स्वयं में ही मूल अधिकार है। यही वह व्यवस्था है, यही वह मूल अधिकारों को वास्तविक बनाती है। इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसके बारे में अनुच्छेद 32 के बारे में कहा है कि संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद बताया है। उन्होंने बोला कि अपने भाषा में कि एक अनुच्छेद जिसके बिना संविधान अर्थहीन है, यह संविधान की आत्मा और हृदय है। क्या वह क्वेश्चन में पूछा गया इस बात को, इसलिए याद रखिए भीमराव अंबेडकर ने जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार को जो है संविधान की आत्मा और उसका हृदय बताया है ना। उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि अनुच्छेद 32 संविधान की मूल विशेषताएं हैं, इस तरह इसे संविधान संशोधन के तहत बदला नहीं जा सकता। इसलिए याद रखिएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार को जो है इसको संविधान संशोधन के तहत जो है बदला नहीं जा सकता है। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे एक और आर्टिकल देख लें जो भाग 3 की व्यक्ति और शक्तियों के लागू करने में संसद की शक्ति देता है ना। अनुच्छेद 34 जो है भाग 3 की शक्तियों को सेना विधि के समय निर्बंधन करता है। अनुच्छेद 35 जो है भाग 3 जो है शक्तियों के लिए विधान बनाता है।
तो इस तरीके से अनुच्छेद 32 तक जो है ये आपको जो है मूल अधिकार है। तो हम लोग मूल अधिकार को समझा। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी, और इस वीडियो से अगर आपको कुछ फ़ायदा मिलता है, कुछ वीडियो को आपको कुछ बातें अच्छी लगती है, तो कृपया कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट ज़रूर करें, है ना। और इस वीडियो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें इस चैनल को, और इससे जितना ज़्यादा शेयर हो अपने दोस्तों में फैलाएं, जिससे बातें और ज़्यादा मतलब लोगों तक पहुंच पाए और चीज़ों को बेहतर तरीके से और समझने में आपको फ़ायदा मिले। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत ना सो मच आपको इस वीडियो को देखने के लिए अंत तक आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं फिर से आपको चंदन चौधरी स्टडी IQ फॉरएवर की तरफ से आपको तहे दिल से शुक्रिया कहता हूँ। थैंक यू।